इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की। कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी की कुछ बेसिक टर्म्स उनको भी हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं आपने देखी है तो आप देख सकते हैं जाके। इस वीडियो में बात करेंगे कि कंपनीज़ किस किस तरह की होती हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या काइंड्स होते हैं कंपनीज़ के। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 3 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज। फर्स्ट है चार्टर्ड कंपनीज, सेकंड है स्टैट्यूटरी कंपनीज और थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनीज। तो चार्टर्ड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि किंग और क्वींस के एक्सप्रेस ऑर्डर के बेसिस पर बनाई जाती थी। ठीक है, ये जो कंपनीज हैं ये पहले बनाई जाती थी। आज के टाइम पे ये इंडिया में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। पहले ही होते थे ना, राजा और रानियाँ होते थे, फिर वो ऑर्डर देते थे, उसके बेसिस पे कुछ कंपनियां बनाई जाती थी जिनको बोलते थे चार्टर्ड कंपनीज। एक इम्पॉर्टेंट जो इनकी फीचर है वो क्या है, जो लायबिलिटी होती थी ना इन कंपनीज की वो क्या होती थी, लिमिटेड होती थी। और मतलब क्या है कि जो कंपनी के डेट्स हैं उनके लिए कंपनी के मेंबर्स लायबल नहीं होते थे। उसके बाद सेकंड है स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती हैं। मतलब क्या है, ये एक सेपरेट एक्ट के अंदर बनाई जाती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज़ के। ठीक है, जैसे RBI बनाया गया, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट है, RBI एक्ट है ना। और इसी तरीके से SBI बनाया गया, उसका अपना एक अलग एक्ट है, SBI एक्ट। तो ये अपने एक सेपरेट एक्ट के अंदर बनाई जाने वाली कंपनीज़ होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इनकी क्या होती है कि इनकी जो लायबिलिटी है वो तो लिमिटेड होती है, लेकिन इन्हें अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड हमारे पास आ जाती है रजिस्टर्ड कंपनीज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रजिस्टर्ड, ऐसी कंपनीज जो कि किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हों, इनकॉर्पोरेटेड हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, या पहले कौन सा एक्ट होता था, कंपनीज एक्ट 1956 में, या बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, या इंश्योरेंस एक्ट 1938। यानी कोई भी कंपनी जो कि किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो कंपनी क्या कहलाएगी, रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, और ये जो कंपनीज हैं ये कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेंगी, ठीक है, कौन से प्रोविजंस फॉलो करेंगी। तो जिस एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड हैं, जिस एक्ट के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड हैं, उसी पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस और रूल्स को ये फॉलो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, कौन सी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब कंपनी वाउंड अप होती है तो क्या होता है कि कई बार जो कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं कंपनी की असेट्स से। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के डेट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कंपनी की एसेट से। तो इस केस में जो कंपनी के डेट पे करने हैं कंपनी ने, उसके लिए जो मेंबर्स हैं वो लायबल होंगे या नहीं होंगे, यानी कि उनकी मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी या नहीं होगी। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर नहीं होगी और अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो कंपनी के डेट्स के लिए लायबल होगी। तो इसके बेसिस पे जो है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पे 2 बेसिस पर इसको बांटा गया है कंपनीज को। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके मेंबर्स की, जिनके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ तक लायबल होती है, जहाँ तक उन्होंने या तो जितने शेयर परचेज किए या तो जितनी गारंटी दी है। देखिए कैसे, फर्स्ट है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि शेयर होल्डर ने या जो मेंबर ने जितने भी शेयर्स परचेज किए हैं उन शेयर्स की फेस वैल्यू तक ही जो मेंबर है वो लायबल होगा। उससे ज़्यादा कंपनी उससे नहीं मंगवा सकती, चाहे कंपनी प्रॉफिट में है चाहे कंपनी लॉस में है, लेकिन उसके शेयर की फेस वैल्यू से ज़्यादा कंपनी उस शेयर होल्डर से पैसा नहीं डिमांड कर सकती। सेकेंड है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी।
इसमें क्या होता है, जब कंपनी बनवाई जाती है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाया जाता है, ठीक है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि जब कंपनी वाउंड अप होगी उस टाइम पे जो मेंबर्स हैं वो कितना जो फंड है वो उनको पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ एज अ गारंटी कुछ अमाउंट लिखा जाता है। तो जिस मेंबर ने गारंटी दी होगी उतनी गारंटी तक ही वो मेंबर जो है वो लायबल होगा, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, लायबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है। कंपनी की जो असेट्स हैं जितनी कम होंगी डेट से, तो वो जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए, कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए जो है वो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल होगी, ठीक है। ये कहती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को मान लीजिए लायबिलिटी कंपनीज में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कंपनी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होना चाहिए, और साथ में कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए पास करके उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को प्रॉपर जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंडर उसको ऑफिशियली इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। फिर उस टाइम पे वो क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है खुद को अनलिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बेसिस पे कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर जिनको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए सबसे पहले तो कंडीशन क्या है कि इन कंपनीज को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट वर्ड साथ में लगाना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। दूसरी चीज़, ये कंपनीज अपने शेयर को पब्लिक को नहीं बेच सकती, ठीक है। पब्लिक को अपने शेयर्स बेचने के लिए वो इनवाइट नहीं कर सकती। तीसरी चीज़, ये कंपनी के जो मेंबर्स हैं, इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चौथी चीज़, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स होने चाहिए। कम से कम 2 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स, यानी कि 200 मेंबर्स होने चाहिए। और इन 200 में हम किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 कंडीशंस हैं। ऐसे मेंबर जो कि कंपनी के मेंबर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट जो कि कंपनी के मेंबर भी हैं और साथ में एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको हम 200 में काउंट नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो कि अभी कंपनी के मेंबर्स तो हैं लेकिन वो पहले एम्प्लॉयज़ थे, अब वो एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट अब छोड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन पहले एम्प्लॉय तो थे, अब मेंबर हैं। पहले मेंबर भी थे, एम्प्लॉय भी थे, अब मेंबर तो हैं लेकिन एम्प्लॉय नहीं हैं। तो इस केस में इन्हें भी हम 200 में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, ये 4 कंडीशंस हैं प्राइवेट कंपनीज़ की जिन्हें सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक कंपनीज़। पब्लिक कंपनीज़ जो हैं उनको सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में डिफाइन किया गया है कंपनीज़ एक्ट में। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन सी कंपनीज़ पब्लिक कंपनीज़ होती हैं। देखिए जो प्राइवेट कंपनीज़ थी उनको छोड़कर बाकी जो कंपनीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, पब्लिक कंपनीज़ होती हैं। अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज़ नोन एज पब्लिक कंपनी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मिनिमम मेंबर्स हैं पब्लिक कंपनी के वो कितनी होती हैं, 7, और मैक्सिमम मेंबर्स जो है एक पब्लिक कंपनी के होंगे वो कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिटेड नहीं है। मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। उसके बाद पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और एक कंडीशन क्या आ जाती है, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर्स को बेचने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, जिसके लिए उसे एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, इशू करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें एक कंडीशन क्या आ जाती है कि सब्सिडरी कंपनी ऑलवेज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी इफ़ होल्डिंग कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सब्सिडरी कंपनी है जिसकी होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी कंपनी होगी तो वो भी एक पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी, समझ आया। किसी भी पब्लिक होल्डिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी भी हमेशा पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर 3 तरह की कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होते हैं, इनको सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंडर डिफाइन किया गया है। इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिसका मोर देन हाफ कितना होता है, मतलब कम से कम 51% उस कंपनी का जो शेयर है, उस कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। कितना, कम से कम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, इनके पास होनी चाहिए। बाकी का जो 49% है वो पब्लिक को जो है वो दिया जा सकता है। ये होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी दोनों ही अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अंदर डिफाइन किया गया है इनको दोनों को। गवर्नमेंट की कौन सा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, और होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का कौन सा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी का कम से कम 51% शेयर होल्ड कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। यानी कि कोई दूसरी कंपनी उसके अंडर काम कर रही है और वो कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी मतलब जो होगी वो किसी दूसरी कंपनी का कम से कम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास है, तो वो कौन सी होगी, होल्डिंग कंपनी। उसके बाद आ जाती है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनीज कौन सी होती हैं, ऐसी कंपनीज, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशंस हमारे पास होंगी, ठीक है। 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो रही है तो वो एक सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। सबसे पहली चीज़ तो कि द अदर कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसी कंपनी जो कि किसी और कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, यानी कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी और कंपनी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नॉमिनल वैल्यू है उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स की, नॉमिनल वैल्यू का 51% शेयर जो है वो किसी और कंपनी के पास है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि द कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है। ऐसी कंपनी, जो कंपनी है मान लीजिए एक, वो किसी और के अंडर काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी ए है, कंपनी ए की सब्सिडरी कौन सी है, कंपनी बी, और कंपनी बी की सब्सिडरी कौन सी है, कंपनी सी, और कंपनी सी की सब्सिडरी कौन सी है, कंपनी डी, ठीक है। अब जो कंपनी सी होगी वो किसकी, वो बी की तो सब्सिडरी है लेकिन वो ए की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कंपनी बी है वो ऑलरेडी कंपनी ए की सब्सिडरी है। समझ में आया आपको? दोबारा से आप वीडियो देख लीजिएगा यहाँ से अगर आपको नहीं एग्जाम्पल समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के बेसिस पर यहाँ पे कंपनीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनलैंड कंपनीज एंड सेकंड है फॉरेन कंपनीज। इनलैंड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट के अंडर,
ठीक है, या तो किसी कंपनीज एक्ट, या तो कंपनीज एक्ट में, या तो फिर किसी सेपरेट एक्ट में जो है वो इंडिया में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंडीशन यहाँ पे एक ही देखनी है आपने, वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। और दूसरी चीज़ जो दूसरी है टाइप, वो कौन सी है, फॉरेन कंपनी। तो वो ऐसी कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो क्या, वो कहाँ पे है, वो इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में वो काम कर रही है लेकिन रजिस्टर्ड वो किसी दूसरी कंट्री में है, तो वो कौन सी होगी, वो फॉरेन कंपनी होगी। दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, इंडिया में वो काम भी करती हो और वो रजिस्टर्ड किसी दूसरी कंट्री में भी हो। दोनों कंडीशन जहाँ पूरी होंगी वो कौन सी होगी, फॉरेन कंपनी। और ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो कौन सी होगी, वो इनलैंड कंपनी होगी। आई होप आपको सभी टाइप समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट वहाँ पे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू आपको, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से।